Hello, dear CBSE वालों, how your exams are going on? I hope कि सारे एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा रहे हैं सिवाय वो थोड़ा मैथ्स का इशू है. We have heard it and we also saw the questions. Yes, there are issues in maths basic questions. But जो गया सो गया. अभी हमको क्या करना है? Tomorrow is your science exam and I hope कि साइंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तुम लोगों का. But there are certain topics that are needed to be discussed and worth to be discussed. उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि असर्शन एंड रीजंस. इसीलिए मैं शांतनु सर शिक्षा अध्ययन से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक मैराथन विद 75 बायोलॉजी का क्वेश्चंस इन असर्शन एंड रीजंस. एंड यस, this video will be in English and Hindi only and not in Bengali because we all know that all the CBSE schools belongs to either Hindi medium or English medium, isn't it? And जितने भी बंगाली बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को हिंदी अच्छे से समझ आता है, ये मुझे पता है. बहुत सारे फिल्म्स आप देखते हो तो हिंदी में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट फॉर मी एज योर टीचर, एज आई एम फ्रॉम बंगाली बैकग्राउंड एंड माय मदर टंग इज बंगाली, सो व्हेनेवर आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा. सो उसके लिए पहली आई एम वेरी मच रिग्रेटफुल फॉर दैट. तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं 75 असर्शन एंड डिस्टेंस का क्विक मैराथन. एंड जितने भी छोटे छोटे डिस्कशन होंगे उनको भी हम करते जाएंगे. तो पूरा सिलेबस हम इधर रिवाइज भी कर लेंगे. ठीक है? सो यू आर गेटिंग बाय वन गेट वन मींस ऑफर. असर्शन एंड डिस्टेंस के साथ पूरा सिलेबस हम रिवाइज कर लेंगे. चलो, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज saprotrophic mode of nutrition is required for decomposition process. अच्छा, उसके पहले क्या मुझे आप लोगों को रूल्स बताने की जरूरत है? हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे सैंपल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू द रूल्स. देखो, चार ऑप्शंस मिलते हैं असर्शन एंड रीजंस में. उन चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन ये बोलता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है. दूसरा ऑप्शन भी ये बोलता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है. लेकिन पहले और दूसरे ऑप्शन में फर्क ये रहता है कि पहले ऑप्शन बस बोलता है कि असर्शन एंड रीजन करेक्ट है एंड असर्शन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. हालांकि जो सेकंड ऑप्शन है ये बोलता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है. करेक्ट मतलब फैक्चुअली करेक्ट है. ठीक है? मतलब व्हाटएवर द स्टेटमेंट इज गिवन इट इज फैक्चुअली करेक्ट. लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता, असर्शन को करेक्ट से एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक है? ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे. बिना एग्जांपल्स में बताना चाहूँ तो नहीं समझा पाऊंगा. नेक्स्ट ऑप्शन सी में बोलते हैं कि असर्शन का जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली करेक्ट है, लेकिन रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फैक्चुअली रॉन्ग है. उसी तरह डी में बोलते हैं कि असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, फॉल्स है, एंड रीजन जो बोला गया है वो करेक्ट है. ठीक है? तो यही सारे ऑप्शंस मिलेंगे तुमको एंड ऑप्शंस दिए हुए होंगे तुमको. ये मतलब ऐसे सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन से वाले ऑप्शन में क्या मिलता है, बस तुमको ये लाइन पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. ठीक है? सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी होता है. एंड उसका रीजन क्या दिया है? रीजन बोला कि ड्यूरिंग सेप्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन फूड जो है वो बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है. ठीक है? फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी. अच्छा, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? देखो इधर ये जो रीजन है वो असर्शन के साथ लिंक्ड है. ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हवा से दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिया गया है. असर्शन में भी सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बोला गया है, इधर भी सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ही बोला गया है. लेकिन इधर बोला गया है कि सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है. एंड डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स, इजंट इट? हालांकि वो बॉडी के अंदर हो बाहर हो क्या फर्क पड़ता है, इजंट इट? सो रीजन में बोला गया कि ये बॉडी के बाहर में होता है. सो बॉडी के बाहर में होता है इसलिए ये डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है. कैसे होना जरूरी है? अच्छा, ये वाला देख लेते हैं, ये कि ये करेक्ट है कि नहीं. हाँ, सेप्टोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बॉडी के बाहर ही क्या होता है? डाइजेशन होता है. वो जो फंगस वगैरह है वो बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं जो बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर देता है. एंड वो इन रिटर्न क्या करते हैं उसके बाद वो डाइजेस्ट किया हुआ फूड इंजेस्ट कर लेते हैं बस. ठीक है? सो हाँ, ये तो मतलब बॉडी के बाहर ही हो रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. यानी पहला वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजन है वो पहले वाले को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी. इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन, जिसमें बोला गया है कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ओके? तो चलो
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। आई होप कि ऐसे करते करते तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। इधर क्या बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट हैज ए थिकर वॉल देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से मतलब ज्यादा मोटा वॉल होता है, क्या पर बोला, लेफ्ट वेंट्रिकल को बोला। सही है ये बात। चलो ये प्रोसेस है डबल सर्कुलेशन से, ठीक है, ये प्रोसेस डबल सर्कुलेशन से पूछा गया है एंड डबल सर्कुलेशन टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हमको देखना ही देखना है। डबल सर्कुलेशन में हमको क्या पता चलता है कि अगर एक हम बक्सा बना ले ऐसे हार्ट का, तो बॉडी से पहले ब्लड जाता है इधर जो कि है एट्रियम, एंड इधर मेरा लेफ्ट साइड यानी कि राइट साइड है। इट इज द ट्रिक टू रिमेंबर। सो इफ इट इज द राइट एट्रियम, इफ इट इज द राइट एट्रियम देन इट इज द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को सेंड कर देता है लंग्स में, isn't it? तो लंग्स तो हार्ट के दोनों साइड में ही होते हैं, हार्ट इज एट द सेंटर एंड लंग्स का पोजीशन हार्ट के दोनों साइड में होते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करने के लिए ज्यादा मोटा वाल होने की जरूरत नहीं है, isn't it? लेकिन इन रिटर्न क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता है जो कि है लेफ्ट एट्रियम, नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पूरे बॉडी में वापस से सेंड कर देता है। तो उसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल ज्यादा मोटा होना जरूरी है, इट हैज टू बी थिकर। सो मेरा ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट रीजन क्या बोला कि लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू पंप ब्लड टू नियर बाय लंग्स ओनली। ये क्या स्टेटमेंट दे दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल तो अभी हमने देखा कि इसको बॉडी में ब्लड को सेंड करना है, लंग्स में तो नहीं सेंड करना है इसको ब्लड, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। सो वी विल गो फॉर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला गया है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। गलत मतलब फैक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है, फैक्चुअली रॉन्ग है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, ब्लड एंड लिम्फ बोथ आर सर्कुलेटरी फ्लूइड। यस डेफिनेटली, क्योंकि ब्लड एंड लिम्फ ही तो है हमारी बॉडी में जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इजंट इट? दे आर सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला कि ब्लड फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट लिम्फ फ्लोज इन वन डायरेक्शन। क्या ये बात सही है? सर्कुलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। हाँ, उसमें से बहुत कुछ चीजें ना हमको अभी फ्लैशबैक्स होंगे जो हमने पढ़ा था पहले, कि हमने पढ़ा था कि वेन्स जो होते हैं, वेन्स में क्या होता है कि वल्व्स मिलते हैं, इजंट इट? वेन्स में वल्व्स मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? अगर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करना ही होता ब्लड को, तो वेन्स में ब्लड जो वेन्स है, वेन्स में वल्व्स क्यों मिलते हैं? ये इस वल्व्स का तो काम ही है ना कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को रोके, अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, एंड बैकफ्लो अगर प्रिवेंट कर रहा है मतलब यूनिडायरेक्शनल को प्रमोट कर रहा है। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है इट इज इन माय ओपिनियन इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बोला, जो कि बोथ डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, isn't it? बोथ डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। सो हियर अगेन वी आर गेटिंग व्हाट, this statement is true and this statement is false, so we will go for option number C. okay, चलो फटाफट let us move to the next question number 4. Transpiration is the process which is associated with ascent of sap. ascent of sap का मतलब पता है? ascent मतलब होता है ऊपर उठना, upward movement and sap का मतलब होता है वाटर, ठीक है, मतलब सेल के अंदर का जो वाटर है, सैप मतलब वाटर, तो वाटर का ऊपर उठना एसेंट ऑफ सैप बोला गया है, एंड इसके लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन एसोसिएट होता है, इन्वॉल्व होता है बोला। चलो रीजन क्या है? अच्छा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले हम ऐसे करके करके जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना उसको पहले हम जज कर लेंगे कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है, हमने एसेंट ऑफ सैप पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन पूल पढ़ा है हमने, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प्स इन लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट, ये भी करेक्ट है। ट्रांसपिरेशन जब होगा तब तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन जब होता है तो जिस ऑब्जेक्ट से वाटर इवेपोरेट करता है उससे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करता है, सो उस ऑब्जेक्ट को वो ठंडा कर देता है। तो हालांकि इधर प्लांट इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो प्लांट को भी ये ठंडा करेगा, इट इज ऑब्वियस, लाइक स्वेटिंग इन आवर बॉडी। तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर के साथ एसेंट ऑफ सैप का कोई लिंक है? नहीं है, नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इधर अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता कि ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर का प्रेशर नेगेटिव हो जाता है एसोसिएटेड सेल्स में, जाइलम की अपवर्ड में, कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट हो जाता तो हमारे एसेंट ऑफ सेप को जस्टिफाई कर देता, तो हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते थे। बट हियर वी हैव ए सेपरेट ऑप्शन, a separate statement, so we'll go to a separate option. चलो क्वेश्चन नंबर 5। पहले का जो 20 assertion reasons है वो फर्स्ट चैप्टर से है। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज हैविंग मैक्सिमम वेटेज ऑफ मार्क, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर से, हालांकि मेरा मतलब ऐसा मोटिव नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि assertion रीजन जो 2 बायोलॉजी से आने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर से एक आएगा भी नहीं आएगा, बट why I have added here so many, because फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है एंड assertion एंड रीजन के बहाने उन सारे टॉपिक्स को भी मैं डिस्कस कर लूंगा, सो इट विल बी अ क्विक रिवीजन फॉर यू गाइस। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 में कि द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली व्हिच आर रिच इन ब्लड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है, हमने पढ़ा ये विली कहां पर होता है? इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जिनमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज की जो है सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि उसको खाना एब्जॉर्ब करके ब्लड में ही तो ट्रांसफर करना है ना, तो ब्लड का अच्छा सप्लाई होता है विली में। उसके बाद क्या बोला रीजन में? दिस विली हैव ए लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। बस हो गया गलती, हो गया गलती। क्या बोला कि विली का लार्ज सरफेस एरिया है, इतना तक तो करेक्ट था, लेकिन इधर क्या ब्लंडर कर दिया, डाइजेशन ऑफ फूड लिख दिया, वो फॉल्स है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होना चाहिए था, डाइजेशन ऑफ फूड बोल दिया, ये तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसका सरफेस एरिया अच्छा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, डाइजेशन में नहीं। सो ऑप्शन सी, वी विल गो टू ऑप्शन सी। सो वेरी मच, मतलब अपने दिमाग को ना एकदम खुला रखना जब एग्जाम में लिख रहे होगे, ऐसे ऐसे मतलब तुम लोगों को ट्रिक किया जा सकता है। ओके, सीबीएसई वाले बहुत चालाक है, मतलब जो क्वेश्चन सेट करते हैं बहुत चालाक है, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। सो बहुत मतलब अलर्ट रह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पता चला इधर ट्रिक क्या था? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। इधर क्या बोला है कि हार्बिवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। हार्बिवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या बोला? कार्निवोर्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। कार्निवोर्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्या स्टेटमेंट दे दिया इधर? कार्निवोर्स सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो सेलुलेज है वो नहीं होता, प्लस उनमें सेलुलोज डाइजेशन करने वाला बैक्टीरिया भी नहीं होते, जो कि हमको काउ के रुमिन में मिलता है, मतलब रुमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, रुमिनेंट्स में मिलता है, वो हमारी बॉडी में नहीं होते, ना ही किसी टाइगर एंड लायन में होता है। सो ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है ना? चलो moving to the next, what we have? Amphibians can tolerate mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Amphibians tolerate कर सकता है mixing of oxygenated and deoxygenated blood, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अभी तुम पूछोगे कि amphibians tolerate कर सकता है कि नहीं कर सकता, अरे ऑब्वियसली कर सकता है, इसलिए तो वो जिंदा है। ठीक है ना? Amphibians के पास 3 चैम्बर्स होते हैं ना, Amphibians में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं ना, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है? 2 होते हैं एट्रियम एंड एक होता है वेंट्रिकल, एक होता है वेंट्रिकल, 2 होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। तो जो एक वेंट्रिकल होता है उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स होंगे, तो ये टॉलरेट कर सकते हैं, इसलिए तो अभी तक जिंदा है, नहीं तो एक्सटेंट हो जाते। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आउट ऑफ माय कॉमन सेंस। अगर मुझे पता हो ना हो बायोलॉजी तब भी ये कॉमन सेंस से करेक्ट है। क्या लिखा है इधर रीजन? एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड? 3 बोला मैंने, 2 चैम्बर्ड नहीं, रॉन्ग, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी। बहुत सारे इधर ऑप्शन सी का मिल रहा है हमको, हालांकि हमने रैंडम सिलेक्शन किया था, बट फिर भी। चलो नेक्स्ट क्या बोला? सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिकम्पोजिशन आउटसाइड। अरे ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया।
नेक्स्ट, वही रैंडम सिलेक्शन करने से ये होता है, मतलब रैंडम शफल से जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रिपीट हो ही जाता है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा इधर उधर मतलब होना तो नहीं चाहिए था ऐसा। हालांकि बहुत से सेम सेम टॉपिक से मैंने चूज चूज करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट किया है, एंड उस चक्कर में रात को सो भी नहीं पाया, एंड इट्स ओनली बिकॉज आई थिंक कि असर्शन रीजन डिस्कस करना जरूरी है, सारे टॉपिक्स को भी रिवाइज करना जरूरी है, सो आई सेक्रीफाइस माई स्लीप लास्ट नाइट। तो आई होप कि ये वर्थ इट होगा, कुछ अच्छा रिजल्ट कर सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड, ओके करेक्ट है, इतना सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बाइल जूस एसेंशियल होता है फॉर इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन हमने पढ़ा है ऑलरेडी, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इजंट इट। बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम्स, बाइल जूस में एंजाइम होते हैं, नहीं होते एंजाइम्स, बाइल जूस में सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बाइल जूस में सॉल्ट्स होते हैं, बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं होते, बाइल जूस खुद भी एक एंजाइम नहीं है, बाइल एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बाइल एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, बस वही रिलीज होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बाइल कोई भी एंजाइम नहीं कंटेन करता, ठीक है। सो हियर वी हैव ऑप्शन सी is the correct option for this question. Next, what we have, carbohydrate digestion mainly takes place in small intestine, carbohydrate digestion mainly small intestine में take place करता है, हालांकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब दो बाय कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ टायलिन या फिर सलाइवरी एमाइलेज जो हम कहते हैं, लेकिन वो डाइजेशन स्टॉप हो जाता है जब वो स्टोमक में जाके एचसीएल के कांटेक्ट में आता है, तो सलाइवरी एमाइलेज इनएक्टिवेट हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पेनक्रियस से पेनक्रियाटिक एमाइलेज आता है जो बाइल के प्रेजेंस में होता है, सो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में होता है, तो वो काम कर पाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम लैक्टेज, लैक्टेज का इसके साथ क्या लिंक है, नहीं, एंड हमको लैक्टेज के बारे में एनसीईआरटी में मतलब बोला भी नहीं गया है, सो ये स्टेटमेंट हम फॉल्स पकड़ लेंगे, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लैक्टेज नहीं होते, एमाइलेज वगैरह होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज मोनोमर डाइमर पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड नहीं, ये फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर, आर्टरीज का थिक वॉल होता है एंड इलास्टिक इन नेचर होता है, करेक्ट है स्टेटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, आर्टरीज को थिक वॉल होना पड़ेगा, इलास्टिक इन नेचर होना पड़ेगा, सो इट इज ट्रू। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड डायरेक्टली वेंट्रिकल से पंप होके आता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हार्ट का, इसीलिए अगर आर्टरीज का वाल थिक नहीं होगा तो वो फट जाएगा ब्लड के प्रेशर से, ठीक है, एंड अगर आर्टरीज का वाल इलास्टिक नहीं होगा तो डिफरेंट टाइम में जब आर्टरीज को फूलना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वेसोडाइलेशन, आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट होना पड़ता है जिसको हम कहते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन, वो भी नहीं हो पाएगा, एंड इन रिटर्न जो ब्लड का प्रेशर है वो भी वो टॉलरेट नहीं कर सकता क्योंकि इलास्टिक होने की वजह से ये ब्लड के जो फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सो यस इट इज करेक्ट। देन क्या बोला, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज को ब्लड हार्ट से दूर लेके जाना होता है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या इसको हम लिंक कर सकते हैं, आर्टरीज को दूर ले जाना पड़ता है इसलिए उनमें प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो वाल ठीक होना पड़ेगा, ठीक है, तो हम जबरदस्त से कर रहे हैं ना, जबरदस्त से इसको मैच कर रहे हैं, इधर डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं गया है कि इसको हार्ट से दूर लेके जाना पड़ता है इसलिए इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर की बात को इधर मतलब बोला ही नहीं गया है, तो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, हम ए को टिक नहीं करेंगे, ये हमारे जो स्टेटमेंट है ना इलास्टिक नेचर थिक वॉल, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
इसको दूर लेके जाना तो होता है, लेकिन बॉडी, अगर ये स्टेटमेंट ऐसा भी बोल देता ना कि बॉडी में डिफरेंट पार्ट में ले जाना पड़ता है बहुत दूर दूर तक, तो भी हम करेक्ट मान लेते, क्योंकि तब हमको एक मतलब पता चल जाता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, होना पड़ेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाना पड़ता है, इसलिए इसका वाल ठीक है। नहीं जी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हम बी को टिक करेंगे, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट, rings of cartilage are present in the throat. Rings of cartilage are present in the throat. Throat means this portion, our windpipe. Okay, present. Okay, these ensure that the air passage doesn't collapse. ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये हमको क्लास 9 से पता है, ये प्रेजेंट है। एंड इसका काम क्या है ये भी हमको क्लास 9 से ही पता है, सो ये भी करेक्ट है। एंड ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको करेक्टली जस्टिफाई करता है कि क्यों रिंग्स प्रेजेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज करेक्ट। बहुत सालों के बाद एक क्वेश्चन आया जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, आफ्टर 3500 years। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? पाइरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पाइरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री भी समझ लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स, जो हम हमारे अभी के एनसीईआरटी सिलेबस में है। 2 स्टेप्स, वन ग्लाइकोलाइसिस, अनदर क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कितने कार्बन है इधर? 6C, इजंट इट? कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। ग्लाइकोलाइसिस में ये ब्रेकडाउन होके हमको पता है कि 2 पाइरुवेट बनता है, 2 पाइरुवेट या फिर 2 पाइरुविक एसिड बनता है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता इधर, ठीक है ना? तो 2 पाइरुवेट जब बनता है तो इनमें एक एक में तो 3C करके रहेगा ना, क्योंकि कार्बन का कोई एक कंपाउंड और बनके तो इधर से नहीं निकल रहा, बस पाइरुवेट ही बन रहा है। तो इधर जो 6 कार्बन है वो उधर 3C रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पाइरुवेट एक क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड व्हेन वी सी कि असर्शन हमारा फॉल्स है, हमको रीजन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, हम ऑप्शन डी को करेक्ट बोल देंगे। ठीक है, दिस इज द ट्रिक जो मैंने मतलब पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे इधर ट्रिक्स है जो हम देख देख के जाएंगे। जब हम असर्शन को रॉन्ग पा लेंगे तब हमको रीजन का स्टेटमेंट पढ़ के 2-3 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, मतलब आंख बंद करके इसको टिक कर देना है। ठीक है, मतलब आंख बंद करके मत करना, नहीं तो सी को टिक कर दोगे, डी को टिक करना है। ओके, डी को लिखना है। तो चलो नेक्स्ट, वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन ऑडिकल्स। ऑडिकल्स मतलब एट्रियम। ओके, वेंट्रिकल्स का वॉल ऑडिकल से थिक होता है, हार्ट थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करना होता है, एंड ऑडिकल्स को यानी कि एट्रियम्स को बस नीचे वेंट्रिकल में ही सेंड करना पड़ता है। सो उनका वॉल चिकना हो तो भी चलता है, बट वेंट्रिकल्स का वॉल मोटा होना जरूरी होता है। वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद ग्रेट प्रेशर। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड इसी वजह से इसका थिक वॉल होता है, ये भी करेक्ट जस्टिफाई कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज को सबसे चिकना ब्लड वेसल कहा गया है। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सबसे थिनेस्ट होता है। कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज आर्टरीज एंड वेन्स के ब्रांचेस को कनेक्ट करता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा। सो ऑप्शन बी। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि जस्टिफाई कैसे वाले स्टेटमेंट कर पाता, तो कैपिलरीज का वाल थिन क्यों है तुमको ये पहले समझना पड़ेगा, ये पहले पता होना पड़ेगा। कैपिलरीज का वाल थिन इसलिए है ताकि कैपिलरीज के वाल के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स हमारे सेल्स में, टिश्यू में हो पाए। ठीक है, टिश्यू से भी डिफ्यूज करके हमारे ब्लड में चीजें आ पाए, इसलिए आर्टरीज एंड वेन्स का जो मोटा वाल होता है उससे चीजें डिफ्यूजन नहीं होता। सो इसीलिए कैपिलरीज बनाया है नेचर ने हमारे बॉडी में, जो बहुत सारी चीजों को टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज कर पाता है। सो थिन होने का एकमात्र रीजन वही है कि डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ओके, डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स एटसेट्रा कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए थिन नहीं है। कनेक्ट कर रहे हैं ये बात सही है, लेकिन कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए थिन है नहीं है। थिन इसलिए है ताकि चीजों को डिफ्यूज कर पाए, एक्सचेंज कर पाए।
ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये तो लेजेंडरी सवाल है, इससे तो बहुत सारे सवाल बहुत बार पूछा गया है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑब्वियसली करेक्ट है। रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वाटिक एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज्यादा है। क्यों है? ये बहुत सालों पूछा, बहुत बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे सालों में ऐसे पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। क्यों है देख लेते हैं इधर, सही है कि नहीं। द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अगर ऐसा होता कि पानी में ऑक्सीजन है ज्यादा, तो पानी का जो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या फास्ट ब्रीदिंग करना पड़ता? नहीं, वो एक ब्रीथ लेते, उनमें से उसमें से जितना पानी अंदर जाता बस उसी में उसका हो जाता, मतलब इसमें तो बहुत सारे ऑक्सीजन होता। लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। पानी में ऑक्सीजन एयर से कम होता है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन एयर से कम होता है, इसलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करना पड़ता है, क्योंकि उनका एक इनहेलेशन में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जा पाता अंदर। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज false, this statement is false, so we will go to option C, we'll go to tick option C. Next, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमक। सही बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अरे ये भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। किसको एक्टिवेट करता है याद है? पेप्सिनोजेन। हालांकि बुक में पेप्सिन लिखा गया है, बट स्टोमक के ग्लैंड से जब वो एंजाइम निकलता है देन इट रिमेन्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिनको हम बायोकेमिस्ट्री में जेन नाम देके बोलते हैं। सो इट इज पेप्सिनोजेन, एंड जब HCl सिक्रेशन होता है तब HCl की एसिडिक मीडियम में वो पेप्सिनोजेन क्या करता है? पेप्सिन बना देता है, ठीक है, मतलब पेप्सिन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, देन वो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड ये वाला स्टेटमेंट पहले वाले को जस्टिफाई भी कर रहा है। सो we will go for option number A. Both assertion and reasons are correct, and reason is the correct explanation of assertion. कोई शक होना भी नहीं चाहिए। चलो, let us move to the next. What does it say? Nitrogen is an essential element for plant growth and is taken up by plants in the form of inorganic nitrates and nitrites. अच्छा, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट, वो हमको पता है, प्लांट्स को वो चाहिए, लंबा होने के लिए प्लांट्स को चाहिए वो। लेकिन प्लांट क्या वो एयर से ले सकता है? नहीं ले सकता। प्लांट्स एयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, इसलिए प्लांट्स को रूट के माध्यम से नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन नाइट्रोजन तो है एक गैस, तो मतलब नाइट्रोजन तो सॉइल में एज ए गैस नहीं रह सकता, एंड रूट से भी एज ए गैस वो अंदर नहीं जा सकता, तो कुछ ना कुछ कंपाउंड बना के उसको रहना पड़ेगा, इजंट इट? सो छोटे क्लास में हमने नाइट्रोजन साइकिल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या बोलते हैं कि नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है ना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, ठीक है ना, वो सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, ओके, व्हिच आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक, NO3, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। हवा से तो ले नहीं पाते ना प्लांट्स, तो रूट से ही लेना पड़ता है, रूट से जब लेंगे तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को ही लेंगे, तो कंपाउंड्स में ऐसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। The soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals for the plants. जो सॉइल है वही रिचेस्ट, मतलब नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन द थिंग इज दैट ये वाला ना पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि क्यों नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही ले पाते, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्यों नहीं ले पाते, इसको डायरेक्टली ये वाला जो लाइन है वो डिस्कस नहीं करता। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, इट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। जो रीजन मैंने बताया वो रीजन अगर इधर बोला जाता देन इट विल बी द करेक्ट वन। तो चलो, resins and gums are stored in old xylem tissues in plant, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमने एक्सक्रीशन में पढ़ा है ऑलरेडी। resins and gums facilitate transport of water molecules,
रेजिन्स एंड गम्स क्या करता है, फैसिलिटेट करता है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को, वाटर ट्रांसपोर्ट के मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करते हैं। क्या ये वाटर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं? नहीं कर पाते हैं। रेजिन्स एंड गम्स जो है जाइलम में जब हम लोगों ने पढ़ा है तब तो जाइलम वेसल से पढ़ा है, उसमें तो हमने कहीं ये सब नहीं पढ़ा है कि कुछ और भी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जो असिस्ट करते हैं, फैसिलिटेट करता है, नहीं करते हैं ना, तो हमने नहीं पढ़ा है। तो जब नहीं पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना, सिंपल, एज सिंपल एज इट इज। तो जब हमारा असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन फॉल्स हो गया, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन हम करेक्ट बोल देंगे इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if both the kidneys fail, urea from the blood is removed by dialysis। अगर दोनों किडनियां खराब हो जाते हैं देन जो यूरिया होता है हमारे ब्लड से वो डायलाइसिस के माध्यम से बॉडी से रिमूव किया जाता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दो किडनी खराब हो, एक भी किडनी खराब हो तो डायलिसिस प्रोसेस इज वेरी मच नेसेसरी। क्यों? क्योंकि एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ह्यूमन बॉडी इज टॉक्सिक। करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट। यूरिया हमारे बॉडी में एसिमुलेट हो गया, सॉरी मतलब एक्युमुलेट हो गया तो वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, एंड एज इट इज टॉक्सिक इसलिए तो उसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना, डायलिसिस करके निकालना पड़ता है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जस्टिफाई भी कर रहा है क्यों डायलिसिस करते हैं हम। नेक्स्ट, a neuron transmits message in both directions। न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को बोथ डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। मतलब एक डायरेक्शन में तो उसका डेंड्राइट्स होते हैं, दूसरे डायरेक्शन में उनका एक्सॉन टर्मिनल्स, साइनेप्टिक नोड्स वगैरह होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि डेंड्राइट्स का फंक्शन है मैसेज को रिसीव करना, साइनेप्टिक नोड्स, एक्सॉन टर्मिनल्स का फंक्शन है उस मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसमिट कर देना। तो ये तो यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ ना, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट तो होता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एंड जब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तब हम दूसरे और किसी भी स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, डी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, cerebellum controls the coordination of body movement and posture। cerebellum हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। क्या cerebellum हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पोस्चर, गेस्चर, बैलेंस को मेंटेन करता है, पर क्या हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है? डेफिनेटली करता है, क्योंकि बैलेंस तभी आता है जब हम मूव कर रहे होते, ठीक है ना। बैलेंस का बाद, पोस्चर का बाद तभी आता है जब हम मूव कर रहे होते। तो ऑब्वियसली सेरिब्रम, जो सेरिब्रम फोरहेड का पार्ट है ना, सेरिब्रम जो मैसेज सेंड करता है फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, उसको रिफाइन करके अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट सेरिबेलम करवाता है। ओके, सो सेरिबेलम जो ये काम करता है ये करेक्ट है, ये ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स and regulates the center of coughing, sneezing, vomiting, and all these are what? All these are involuntary activities, isn't it? All these are involuntary activities. So as these are involuntary activities, medulla oblongata controls and regulate the centers of coughing, sneezing and vomiting। हाँ करेक्ट, इट इज करेक्ट, करेक्ट। मैं रिफ्लेक्स सेक्शन को लेके थोड़ा सा सोच रहा था, बट ये करेक्ट है। मतलब हमेशा ये रिफ्लेक्स सेक्शन में नहीं होते, नॉर्मली जब होते हैं दिस आर इनवॉलंटरी एक्शंस टू बी वेरी मच प्रिसाइज। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन दोनों तो अलग अलग स्टेटमेंट है, लिंक ही नहीं है। ये सेरिबेलम के बारे में बोल रहा है, ये मेडुला के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। और सोचना भी नहीं है ज्यादा, सोचना उस मतलब उन क्वेश्चंस में पड़ता है जहां पर दोनों स्टेटमेंट्स लिंक्ड होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, एक ही ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, तो उधर हमको सोचना पड़ता है, इधर तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। दूसरे दो दो ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं, दो पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, amount and timing of hormones released and are regulated by feedback mechanism। कितना हार्मोन निकलना है, कब निकलना है, ये सारे हमारे बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म से डिसाइड होता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। रीजन क्या बोला कि हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स। हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन ऑफ एनी हार्मोन कैन लीड टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स, ये भी तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्योंकि अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया सपोज ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, टॉल ज्यादा हो जाएगा, जिसको हम जाइगेंटिज्म कहते हैं, जाइगेंटिज्म डिजीज हो जाएगा। अगर कम हुआ देन ड्वार्फिज्म डिजीज हो जाएगा, इजंट इट।
तो ज्यादा अगर सिक्रेशन हो गया, हाइपर सिक्रेशन हो गया किसी हार्मोन का, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। हाइपर सिक्रेशन हो गया तब भी ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। एंड इसीलिए हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन का नौबत ही ना आए, इसीलिए क्या होता है कि अमाउंट जो होता है एंड टाइमिंग जो होता है हार्मोन का, वो फीडबैक मैकेनिज्म से डिसाइड होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला जो लॉजिक है ये इसको करेक्टली डिफाइन करता है। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, बहुत जगहों पे लाइक इफ यू आस्क टू एनी एआई आल्सो, इट विल गिव, मैं जब कल देख रहा था एक्चुअली ये वाला जो है ना, इसको ऑप्शन बी बताया गया है। मुझे नहीं पता कि ऑप्शन बी क्यों बताया गया है, बट मतलब फीडबैक मैकेनिज्म का जो ओरिजिनल लॉजिक है हमारे एनसीईआरटी बुक में, वो यही है कि अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो फिर डिजीज हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बॉडी में बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए जब अमाउंट करेक्ट होता है तो ब्रेन में सिग्नल जाता है, जिसको हम फीडबैक सिग्नल कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, कि हो गया बस, अभी और हॉर्मोन्स नहीं छोड़ना है। जब ब्लड में कोई हार्मोन गिर गया तो फिर से ब्रेन में सिग्नल जाता है कि गिर गया, अभी हार्मोन छोड़ो। दिस आर पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक मैकेनिज्म से हार्मोन्स सेक्रेशन कंट्रोल होते हैं, एंड इसीलिए होता है ताकि कभी ज्यादा ना हो जाए, कभी कम ना हो जाए, इजंट इट? सो ये वाला तो ऑप्शन यही होगा। एंड आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बहुत सी जगहों पे ये बी दिया गया है। इफ एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स नो इट, अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये क्यों बी दिया गया है, कौन से लॉजिक से कुछ कुछ जगह पे ये बी एज द करेक्ट ऑप्शन बोला गया है, अगर तुमको पता है। मेरे लॉजिक में तो नहीं आया। नेक्स्ट असर्शन में क्या बोला? इट इज एडवाइज टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का होना एडवाइजेबल है। हाँ करेक्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट तो जरूरी है। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गोइटर, अरे इसीलिए तो जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, एंड थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा चाहिए बॉडी में, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं हो रहा, तो ये वाला जो ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, ये फूल के भरा हो जाता है। इसी को तो हम गोइटर कहते हैं। एंड गोइटर तब नहीं होगा जब आयोडीन बॉडी में सफिशिएंट होगा, एंड बॉडी उसको यूटिलाइज करके थायरोक्सिन हार्मोन बना पाएगा, इजंट इट? चलो नेक्स्ट, डैमेज टू द मेडुला ऑब्लोंगाटा कॉजेस डेथ। डैमेज टू मेडुला ऑब्लोंगाटा, अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा में कोई डैमेज हुआ तो वो डेथ हो जाएगा बॉडी का, उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। सही है, सही बात है। मेडुला ऑब्लोंगाटा इधर होता है, एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्चुअली कनेक्ट्स आवर हेडक्वार्टर विद द असिस्टेंट हेडक्वार्टर। मतलब हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में कोई भी एक इंजुरी आ जाए, कुछ एक क्रिटिकल हो जाए, तो डेथ इज ऑलमोस्ट पक्का। ओके तो इसीलिए हमको मॉक ड्रिल्स में वगैरह, जो अर्थक्वेक के मॉक ड्रिल्स होते हैं, उनमें सिखाया जाता है कि हाथ ऐसे पीछे गर्दन में रखना है, गर्दन में चोट नहीं खाना है। सर मतलब फूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन बचाना है, ठीक है? एंड फांसी में भी ऐसा ही होता है। हालांकि आई शुड नॉट डिस्कस दिस थिंग्स, बट इट इज ऑल्सो फैक्ट कि फांसी में भी जब नीचे का वो प्लेटफॉर्म हटा दिया जाता है, तो जार्क की वजह से, वो शॉक की वजह से मेडुला, मतलब इधर जो एटलास एंड एक्सिस का जॉइंट है वो छूट जाता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड से डिटैच हो जाता है। सो इंस्टेंट डेथ हो जाता है, सांस अटकने से डेथ नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है? मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हाँ ये तो सही है, लेकिन मतलब दोनों बातें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों बातें ही सही है, लेकिन इन दोनों में मिल, मतलब वो नहीं है, आपस में मिल नहीं है इनमें। मेडुला ऑब्लोंगाटा इन्वॉलंटरी फंक्शंस को तो करता है कंट्रोल, लेकिन इसकी वजह से डेथ ही हो जाएगा, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोला है कि movement of leaves of sensitive plant is different from the movement of a shoot towards light। हाँ डिफरेंट है। सेंसिटिव प्लांट यानी कि टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको हम कहते हैं, मिमोसा पुडिका, तो इसको हम टच करते हैं, जो कि जिसका जो लीव है वो सेंसिटिव है, तो ये मतलब शेड हो जाता है, ऐसे गिर जाते हैं। तो इसका जो मूवमेंट है ये तो रूट के शूट के मूवमेंट से सेपरेट है। क्यों? क्योंकि वो लास्टिक मूवमेंट है, एंड शूट का जो लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है। नेक्स्ट रीजन क्या बोला गया इधर? sensitive plant shows seismonastic movement which are due to turgidity of cells, whereas the movement of shoot is a tropic movement। बात सही है, एकदम सही है। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट तो करते हैं, सिस्मोनास्टिक नहीं करते, थिग्मोनास्टिक करते हैं ये मूवमेंट। टच करने से ऐसा होता है ना, शॉक से, हाँ शॉक से भी होता है, हाँ ठीक है, सिस्मोनास्टिक होगा। सिस्मोनास्टिक होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म से होता है, एंड
ये जो क्या कहते हैं जो लीव्स होते हैं ना टच मी नॉट प्लांट के, वो मुरझा क्यों जाते हैं? क्योंकि वो जो जॉइंट होता है, नोड होता है ना उनका, उस जॉइंट में जो वाटर है वो लूज हो जाता है। तो वाटर की वजह से हमको पता है कि प्लांट खड़ा रह पाता है, टर्जिट, एंड वाटर नहीं होता तो विल्टिंग हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही होता है कि उधर से वाटर निकल जाता है तो वो वाला पार्ट विल्ट हो जाता है। सो ये भी करेक्ट है, टर्जिडिटी ऑफ सेल वेयर इज मूवमेंट ऑफ शुड इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड इधर बोल ही दिया कि क्यों ये डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next what we have, diabetes is caused due to lack of insulin in the body। डायबिटीज जो है वो बॉडी में इंसुलिन के कम होने की वजह से होता है, एग्जैक्टली करेक्ट। डायबिटीज मतलब डायबिटीज मेलिटस कहा गया है इधर हमारे सिलेबस में, डायबिटीज मेलिटस इज डिस्कस्ड। तो डायबिटीज मेलिटस मतलब ए कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जो ब्लड में शुगर लेवल हाई होता है वो इंसुलिन के कम होने से होता है, क्योंकि इंसुलिन अगर होगा ब्लड में तो इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बॉडी में कौन प्रमोट करता है? इंसुलिन प्रमोट करता है, एंड इसीलिए ब्लड से इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। सो यस, करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, एंड वन इज जो रीजन है इट इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन वेरी करेक्टली। नेक्स्ट, the effect of auxin hormone on the growth of root is exactly opposite to that on a stem। Now see, it is a fact that you need to remember कि ऑक्सिन जो है जो शूट एपेक्स में उसको जो लंबा करता है उसमें जो उसका इफेक्ट है उसका उल्टा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है रूट्स में। ये बात तुमको एज ए फैक्ट पता होना चाहिए। सो जो पहला वाला स्टेटमेंट है इट इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोला? ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, ये फॉल्स है। यही एक्चुअली डिफरेंस होता है कि जो ऑक्सिन है इट रिड्यूसेस द ग्रोथ इन प्लांट्स एंड इंक्रीजेस द ग्रोथ इन शूट। ओके, रूट में वो रिड्यूस कर देता है एंड शूट में वो इंक्रीज कर देता है, लेकिन इधर उल्टा स्टेटमेंट दिया गया है। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, uterus prepares itself every month to receive a fertilized egg, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल का यूटरस होता है उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है, उनमें मसल लेयर बढ़ता है, एंडोमेट्रियम और भी रिच हो जाता है मसल्स एंड ब्लड सप्लाई से। क्यों होता है ये सब? इन एन विद एन एक्सपेक्टेशन कि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होगा एंड वो एग आके इधर इम्प्लांट होगा, इजंट इट? सो ये वाला स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा है ये। नेक्स्ट क्या है कि द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ। हाँ, ओवरी क्या करता है? एक एग एवरी मंथ रिलीज करता है, इसीलिए इसका फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस होता है, एंड इसीलिए ये वाला जो यूटेरस प्रिपरेशन का लाइन है वो बोला गया है, वो करेक्ट है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट इज एक्चुअली करेक्टली जस्टिफाइंग द अबव स्टेटमेंट। सो वी विल गो टू ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम। टेस्टिस जो है हमारे बॉडी के आउटसाइड, मतलब मेल के बॉडी के आउटसाइड में होता है, स्क्रोटम में होता है, वो करेक्ट है, हमको पता ही है, इट इज करेक्ट। स्पर्म रिक्वायर्स, जो रीजन दिया गया है कि स्पर्म्स रिक्वायर ए टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए लेजेंडरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। अभी मैंने इधर असर्शन एंड रीजन में इसको उठाया है, लेकिन जरूरी नहीं कि असर्शन एंड रीजन में ही पूछे, ये डिफरेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। सो बी वेरी मच अलर्ट अबाउट इट। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये करेक्ट है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम टेम्परेचर चाहिए होता है। सो वो हमारी बॉडी में रह के वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ता है फॉर अदर एवरी फंक्शंस। ठीक है, एंजाइमेट्री, हार्मोनल फंक्शंस, उन सब के लिए केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए 37 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है बॉडी को। लेकिन स्क्रोटम में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 37 से कम होना पड़ता है टेम्परेचर, इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते, बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड इट इज करेक्टली जस्टिफाइंग द अबव स्टेटमेंट। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन ए। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, यूटेरस फॉर्म्स द कॉमन पैसेज, सॉरी यूटेरस नहीं तो यूरेटर है,
यूरेटर फॉर्म्स द कॉमन पैसेज ऑफ फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। क्या ये सही है? इधर बहुत सारे नाम है ना, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूटेरस, बहुत सारे यू देखे नाम है इधर। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यूटेरस जो है ना, वो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी में पढ़ा था कि किडनी से दो पाइप्स आते हैं जो यूरिनरी ब्लडर में जाते हैं, जिनको हम यूटेरस कहते हैं, सॉरी यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर तो किडनी से वो लेके आ रहा है ना, यूरिन को लेके आ रहा है ब्लडर में। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट कैरिंग द स्पर्म। जो कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट है ना, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। कंफ्यूज्ड मत हो जाना, उसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा इज द कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट इन केस ऑफ मेल्स। ओके, फीमेल में यूरिन का एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए दो अलग चैनल्स होते हैं, बट इन केस ऑफ मेल्स वी हैव ए कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं। सो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, एंड जब ये फॉल्स है तब हम और कोई स्टेटमेंट देखेंगे नहीं, ऑप्शन डी को करेक्ट बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ द एपिकल बड प्रमोट्स लैटरल बड ग्रोथ। ये कौन से टॉपिक से आया है? ये ऑक्सिन के टॉपिक से आया है। ठीक है, ये ऑक्सिन के टॉपिक से आया है। तुम लोगों ने शायद देखा होगा कि घर में मम्मियाँ क्या करते हैं, जब गार्डनिंग करते हैं ना मम्मियाँ, तो वो लोग प्लांट्स के ऊपर जो उसका एपेक्स है उसको काट के दे देते। नहीं तो वो क्या बोलते हैं कि ये प्लांट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इनमें फूल नहीं आएंगे, इनमें फ्रूट्स नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। उनको इतना साइंस नहीं पता है, बट उनको ये पता है कि ऊपर काट देना है तो ये प्लांट जो है ना, साइड से ब्रांचिंग उसका ज्यादा होगा, एंड जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज्यादा फ्लावर्स आएंगे, उतने ज्यादा फ्रूट्स आएंगे। तो ये ऑक्सिन का एक नेगेटिव इफेक्ट है एक्चुअली। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करता है। एपिकल डोमिनेंस में ये बस ऊपर को ही ग्रो करवाता है, लंबा ही करवाता है इसको। साइड के जो लेटरल बर्ड है, लेटरल बर्ड जो है एक प्लांट के साइड से जो ब्रांचिंग होना है उसको वो रोक देता है, उसको डिमिनिश कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। इसलिए जब ऊपर वाला एपेक्स पोर्शन आप काट देंगे, एपिकल मेरिस्टम काट देंगे, तो एपिकल मेरिस्टम में ऑक्सिन होता है, तो ऑक्सिन भी आप काट रहे हो, तो ऑक्सिन काट दोगे तो ऑक्सिन का नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं होगा। हाँ, प्लांट ऊपर से नहीं बढ़ेगा, लेकिन साइड से ब्रांचिंग उसका बहुत अच्छा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोला? एपिकल बर्ड इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। अरे ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड इसीलिए तो काटते हैं हम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एपेक्स को काटने की बात किया गया इधर, एपेक्स, एपिकल मेरिस्टम को, और कुछ नहीं। यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल एक्ट एज यूरिनोजेनिटल कैनल। बस अभी बोला मैंने, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोला? यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन। पागल, इधर यूरिनोजेनिटल बोल दिया, इधर ओनली यूरिन बोल रहे हो क्या? ये सब फॉल्स। सी करेक्ट। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट। ये क्या क्वेश्चन देता है? यूरिनोजेनिटल का तो मतलब ही यही है कि ये इसमें यूरिन भी आएगा, इसमें यूरिन भी आएगा, एंड जेनिटल पर्पस सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी स्पर्म इधर से ही आएगा, यूरिन ओनली बोल के। एंड इधर बोला कि व्हाइल स्पर्म्स आर कैरिड बाय वास डिफरेंस ओनली। नहीं, वास डिफरेंस तो यूरेथ्रा की आता है। नेक्स्ट, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of the organisms produced through asexual mode। तो करेक्ट है, ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस में भी पढ़ा है। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस में भी हम ये पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, इसीलिए तो करेक्ट है, इसीलिए तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, एंड वेरिएशंस ही सर्वाइबिलिटी पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करवाता है? वेरिएशन, एंड वेरिएशन क्या करवाता है? एडवांटेज दे देता है सर्वाइवल के लिए, एंड इसीलिए उधर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ज्यादा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, condom protects a sperm, condom protects a person from STD। करेक्ट, ये बस हमने ओनली बैरियर मेथड, ओनली कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ा था जो क्या करता है, STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचाता है। ठीक है ना, वी लर्नड इट, इट इज द एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल नहीं, द यूनिक वन, ओनली बैरियर मेथड, ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद क्या बोला कि कॉन्डोम प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज ए बैरियर। हाँ, ये बात तो सही है। ठीक है ना, ये बात सही है, एंड इसीलिए कॉन्डोम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। लेकिन इसीलिए क्या कॉन्डोम जो है वो एसटीडी को ट्रांसफर होने से रोक पाता है? नहीं।
वैसे तो डायफ्राम भी है, सर्वाइकल कैप भी है, ठीक है ना, दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी है लाइक कॉपर टी, दूसरे आईयूडीज भी है जो मतलब इंश्योर करते हैं कि स्पर्म एंड ओवम मीट ही ना करे, फर्टिलाइजेशन ही ना हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन वो तो एसटीडीज को इन्फेक्शन होने से नहीं बचा पाते ना। तो इधर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, एक्चुअली ये करेक्ट है, लेकिन हमारे पहले वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करते, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। एंड इधर अगर ऐसा बोल देता कि कॉन्डोम क्यों प्रोटेक्ट कर पाता है एसटीडी को मतलब फैलने में, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में टच ही नहीं करते, टच ही नहीं हो पाता जब कॉन्डोम मेल पार्टनर यूज करता है, ठीक है। सो इसीलिए जब मतलब जो स्किन है वो टच ही नहीं हो पाता, तो तब डायरेक्ट इन्फेक्शन हो ही नहीं पाता। सो दिस इज एक्चुअली द रीजन। नेक्स्ट, clones are offsprings of an individual formed by asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोजेनी क्रिएट हुआ है उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, जरूर बोलते हैं। क्लोन्स किसको कहते हैं हम? क्लोन्स आर द जेरोक्स कॉपीज, ठीक है ना, जो एज इट इज अपने पेरेंट्स के तरह होंगे। सो यस, दिस आर करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए एज दे आर पेरेंट्स, ये भी करेक्ट है। क्लोन्स में उनके पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपीज होता है, इसलिए तो उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। सो हियर वी विल गो टू टिक ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनल। वेजाइना को हम बर्थ कैनल बोलते हैं क्या? वेजाइना को बर्थ कैनल, यस बोलते हैं वेजाइना को बर्थ कैनल, जरूर बोलते हैं वेजाइना को बर्थ कैनल। ड्यूरिंग बर्थ द बेबी पासेस थ्रू द वेजाइना, इसीलिए तो बर्थ कैनल बोलते हैं। बर्थ जब होता है ना बेबी का, तो वो वेजाइना को ही क्रॉस करके बाहर निकलता है, इस दुनिया में आता है, तो इसीलिए तो हम इसको बर्थ कैनल कहते हैं। इट वाज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज एन इनक्यूरेबल एंड फेटल बैक्टीरियल एड्स इज एन इनक्यूरेबल, करेक्ट है। इनक्यूरेबल में ई ज्यादा हो गया, इनक्यूरेबल एंड फेटल, फेटल भी है लेकिन बैक्टीरियल तो जी नहीं है, ये तो वायरल है, वायरस की वजह से होता है, ये HIV की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, हम कुछ दूसरा देखेंगे भी नहीं। और नेक्स्ट, द फ्लावर ऑफ पपाया इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, याद है हमको पढ़ा था यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एंड उनमें एग्जांपल्स भी पढ़ा था। पपाया तो कॉमन एग्जांपल है, कॉमनेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उनमें इधर मेल सेक्स ऑर्गन होगा, मतलब स्टेमेन होगा या फिर कार्पेल होगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। रीजन क्या बोला है? द फ्लावर्स कंटेन ओनली स्टेमेन एज द सेक्स ऑर्गन, गलत, ओनली स्टेमेन नहीं होता, कुछ कुछ फ्लावर्स में ओनली स्टेमेन होते हैं, कुछ कुछ फ्लावर्स में ओनली कार्पेल होते हैं, लेकिन सारे फ्लावर्स में ओनली स्टेमेन अगर होंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही कैसे पाते, ठीक है ना। इसका होने का वजह क्या है? ये तो होता ही नहीं, मतलब इवोल्यूशन में तो टिक ही नहीं पाता, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मियोसिस टेक्स प्लेस इन गैमेट्स ओनली, गैमेट्स में ही मियोसिस होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस होता है या फिर जो गैमेटिक मदर सेल्स है उनमें होता है। टू रिस्टोर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑफस्प्रिंग्स, रीजन क्या बोला गया कि ऑफस्प्रिंग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए मियोसिस गैमेट्स में होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एंड ऑब्वियसली ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्योंकि मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, इजंट इट? मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं हम। तो रिडक्शनल सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल से, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में सपोज कर लो कि 46 क्रोमोसोम्स है, जो स्पर्म क्रिएट होगा उसमें 23 क्रोमोसोम जाएगा, जो एग क्रिएट होगा उसमें भी 23 क्रोमोसोम जाएगा, जब आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा तो फिर से 46 क्रोमोसोम्स रिस्टोर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ now the number of chromosomes are sustained generation after generation, year after years in a species. So option A is correct here. Meiosis तो इसी वजह से होता है। Next, copper tea can be used as a contraceptive method, जरूर कर सकते हैं, copper tea को हम contraceptive method में यूज करते हैं। It prevents from sexually transmitted disease, नहीं होता ऐसा, पहले ही कहा था मैंने कि ओनली कॉन्डोम इज द यूनिक वन, कॉन्डोम ही है एक ऐसा जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, बैरियर मेथड है, जो एसटीडी को इन्फेक्ट होने से रोकता है, अवॉइड करता है, और दूसरा कुछ नहीं। तो दूसरे कुछ के बारे में, कुछ भी चीजों के बारे में बोल दे, आपको इसको गलत बोल देना है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट लेट अस मूव to question number 42. Placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in transport of substances to and from the embryo. अच्छा, प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज द जंक्शन बिटवीन द फिटस एंड द मदर. मदर का जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ जो फिटस है, फिटस का जो कोरियोनिक विली का डाइजेशन होता है, इंटरडाइजेशन होता है, उसके बाद जो एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म होता है उधर, उसको हम प्लासेंटा बोलते हैं. तो प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा बेबी के साथ कनेक्टेड होता है, जो फिटस है उसके साथ कनेक्टेड होता है बाय ए पाइप कॉल्ड टू द अम्बिलिकल कॉर्ड. एंड उसी की वजह से क्या होता है, जो चीजें है वो बेबी की बॉडी में भी जा पाता है, एंड बेबी की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो माँ की बॉडी में जा पाता है. सो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इधर क्या बोला कि प्लासेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. इट इज आल्सो करेक्ट. प्लासेंटा एंडोक्राइन टिश्यू के हिसाब से भी काम करता है. क्लास 12 में भी इफ समवन ऑफ यू टेक्स बायोलॉजी एज योर सब्जेक्ट, तुम लोग पढ़ोगे कि प्लासेंटा जो है HPL, देन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स छोड़ते हैं प्लासेंटा. तो इसलिए ये एंडोक्राइन टिश्यू के रिगार्डिंग भी काम करता है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये पहले वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा. ऑब्वियसली पता भी चल रहा है तुमको अभी तक तो सॉरी अभी तक तो मतलब इतना परफेक्ट हो जाना चाहिए कि देखते ही पकड़ लो. ठीक है, धीरे धीरे हम पेस अप करते जाएंगे. बाय मीन्स ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एस्टेब्लिश्ड. डाइहाइब्रिड क्रॉस से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है. देखो अभी हम मेंडेलियन क्रॉस में आ चुके हैं. अभी मेंडेलियन क्रॉस से तो इवोल्यूशन टॉपिक तुम लोगों का ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो जितना है उतने में तो अच्छे से पढ़ना है ना. तो ये वाला चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमको क्या पता चलता है? दो लॉज पता चलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लेकिन मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसके बाद क्या एस्टेब्लिश हुआ? मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एस्टेब्लिश किया. ठीक है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्या होता है? सेग्रीगेशन. सॉरी डाइहाइब्रिड क्रॉस से होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, लेट मी टेल इट फ्रॉम द फर्स्ट कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उससे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है. मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. ठीक है, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि अगर दो कैरेक्टर्स है, मतलब दो कैरेक्टर्स है एंड दो कैरेक्टर्स के हम कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लेते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स लेते हैं, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्टमेंट मतलब एक साथ आना, असेंबल होना. तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाते हैं डिफरेंट एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया कि एलील्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, एलील्स ऑफ द सेम ट्राइट सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली या फिर सेग्रीगेट विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर इनटू द गैमेट्स. जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलग हो जाते हैं वही. तो कैपिटल टी स्मॉल टी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, स्मॉल टी कैपिटल टी को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो आपस में अलग हो जाते हैं गैमेट्स में. एंड इसलिए F2 जनरेशन में हमको 3:1 रेशियो में क्या मिला? एक ड्वार्फ प्लांट मिला था. तो ये बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में छपवा लेना है. ठीक है, मतलब प्रिंट करके बैठा देना है, क्योंकि इधर से कोई भी क्वेश्चन आए हमको मिस नहीं करना है. एंड ब्रॉड क्वेश्चन भी आता है इधर से, तो हमको मिस नहीं करना है. नेक्स्ट रीजन क्या बोला कि द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अप्लाइड ओनली टू द लिंक्ड जीन्स. अभी लिंक्ड जीन्स क्या है? देखो अगर एक डीएनए में इधर एक जीन है एंड इधर एक जीन है, ये दोनों आपस में है ना, इन जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, जो एक साथ इनहेरिट होने में पसंद करते हैं. ठीक है, जिनका ट्रेंड होता है, टेंडेंसी होता है कि वो एक साथ इनहेरिट करें, मतलब जीन ए एंड जीन बी. नाउ यू सी, जीन ए कैन बी ऑफ वन कैरेक्टर, जीन बी कैन बी ऑफ अनदर कैरेक्टर. तो मेंडल ने क्या बोला था कि एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स. लेकिन इधर इंडिपेंडेंट वो नहीं जा पाते, एक दूसरे के साथ ही जाते. सो जो लिंक्ड जीन्स का कांसेप्ट है ना, ये भी क्लास 12 में पढ़ोगे तुम लोग. थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर वो स्टडी करके इसको निकाला था कि जो लिंक्ड जीन्स है, ये लिंक्ड जीन्स मेंडल के इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल को नहीं मानता. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंक्ड जीन्स में अप्लाई नहीं होते, इधर बोला अप्लाई होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव,
genes inherited from the parents decide the sex of a child. Yes, correct. X chromosome in a male child is inherited from his father. Wrong, क्योंकि फादर में होता है XY, मदर में होता है XX. जब डिवाइड होता है ऐसे गैमेट्स में तो मदर के जो एग्स है, एग्स में दोनों में एक्स होते हैं, तो ये वाला एक्स अगर इधर कंट्रीब्यूट हो जाए, मतलब फादर वाला एक्स अगर कंट्रीब्यूट हो जाए इधर, तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा? एक्स एक्स. एंड एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन क्या है? डॉटर. तो इधर बोला कि मेल चाइल्ड. मेल चाइल्ड में जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है, फादर से नहीं. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप. हाँ, मतलब जिस जिस जीन से एक बंदा बना हुआ है उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस. जीनोटाइप इज द टाइप ऑफ हेरिडिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली जीनोटाइप ही तो है जो हेरिडिटी को करवाता है ना, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को करवाता है, जीनोटाइप ही तो है. सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड एक दूसरे को वो जस्टिफाई भी कर रहा है. एक मिनट, जीनोटाइप जेनेटिक कंपोनेंट, हाँ हाँ करेक्ट है, दोनों जस्टिफाई कर रहे हैं एंड ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट. नेक्स्ट, blood group से interesting question. In humans, if gene B is responsible for black eyes and gene small b is responsible for brown eyes, then the color of the eyes of the progeny having genetic combination capital B small b small b small b or capital B will be black only. Wrong. क्यों नहीं समझते हम लोग? ये wrong है. क्यों wrong है? क्योंकि इधर ब्लैक जो है डोमिनेंट है, ये बात सही है क्योंकि हमको कैपिटल लेटर से बता दिया गया है. एंड जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव है, ये भी हमको पता है. लेकिन जब बी बी कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लैक क्यों होगा? ये तो रिसेसिव का होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है. तो रिसेसिव का होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में क्या होता है? हमने स्मॉल टी में देखा ना, ये ड्वार्फ हो जाता है. तो इधर ये क्या होगा? ये भी ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक नहीं होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बाकी हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ऑप्शन डी को करेक्ट बोल देना है. Okay, next, monohybrid cross deals with inheritance of one pair of contrasting characters. Yes, one pair of contrasting characters को हम डील करते हैं monohybrid cross में. करेक्ट है. dihybrid cross deals with inheritance of two pairs of contrasting characters. करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन आपस में कोई इनका तालमेल नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. क्या बोला इधर कि when pea plants having round yellow seeds याद रखना, round yellow मतलब dominant, are crossed with plants possessing wrinkled green seeds मतलब कि recessive, then all the pea plants obtained in F1 generations bear wrinkled yellow seeds. हाँ, all the pea plants obtained in F1 generation bear wrinkled yellow seeds. wrinkled yellow तो F2 जनरेशन में आता है. wrinkled yellow means स्मॉलर कैपिटल Y, ये वाला कॉम्बिनेशन. ये वाला तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के बाद आएगा, ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के बाद आएगा, नहीं होगा. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. F1 जनरेशन में चांस ही नहीं है ऐसा कुछ होगा. F1 जनरेशन में ऐसा कभी नहीं होगा. F1 जनरेशन में नहीं होगा क्योंकि राउंड तो है इधर, राउंड कैपिटल R है, तो F1 जनरेशन में ये अलग नहीं होगा. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ऑप्शन डी करेक्ट है. टेस्ट क्रॉस में भी हम देखें तब भी 50-50 रेशियो में आता है, ऐसा तो नहीं आएगा 100%. नेक्स्ट, ए जेनेटिस्ट क्रॉस्ड, क्या किया उन्होंने? टू पी प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ इन द प्रोजेनी. वन प्लांट वाज हेटेरोजाइगस टॉल एंड द अदर वाज ड्वार्फ. हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दूसरा बोला ड्वार्फ, यानी कि स्मॉल टी होगा और तो कोई चांस है नहीं. तो अगर ऐसे हम क्रॉस करें तो हमको क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इधर आया ये, इधर आया ये, इधर ये, इधर ये.
तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यस 50-50 चांसेस तो आ रहा है, ठीक है ना। 50% टॉल एंड 50% डॉट प्लेट्स तो आ रहे हैं। तो यस हेटेरोजाइगस टॉल अगर हुआ तभी ये पॉसिबल है। सो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट, if blood group of both mother and father is O, then the blood group of children will also be O. करेक्ट है ये स्टेटमेंट। देन क्या बोला कि ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय मेनी एलील्स ऑफ ए जीन लाइक IA, IB एंड IO। IO जो होता है ना, ये रिसेसिव होता है, ये पता है। तो अगर रिसेसिव को एक्सप्रेस करना है तो होमोजाइगस कंडीशन में होना पड़ेगा। तो अगर फादर एंड मदर दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, क्योंकि उनको बोला गया है कि उनका ब्लड ग्रुप O है, तो फादर एंड मदर का अगर O है तो कोई चांस ही नहीं है कि बच्चे का कुछ दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये आपस में लिंक्ड है? देखो, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज डिटरमाइंड बाय जीन्स, ये तो बोला है, लेकिन इधर डोमिनेंट रिसेसिव का तो कुछ मतलब उल्लेख ही नहीं है इधर, ठीक है ना। डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, कौन सा है, क्योंकि अगर बोल देता है इधर कि आईओ रिसेसिव है, आईओ अगर बोल देता कि रिसेसिव है या फिर स्मॉल लेटर से भी दिखा देता तो हमको पता चलता कि हाँ इनमें होमोजाइगस है, इनमें होमोजाइगस है, ऐसा बोला नहीं गया है। सो ऑप्शन बी वी विल गो फॉर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, let me take some water. After 50 questions, I'm taking water. चलो, let us resume. In some reptiles, the temperature at which fertilized egg is incubated मतलब जो एग ले करते हैं ना एनिमल्स, वो एग के ऊपर या फिर बैठ जाते हैं या फिर एग को कुछ एक सिस्टम में रखते हैं जो इसको वार्म रखता है, गर्म रखता है, इनक्यूबेट। इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं या फिर इंक्यूबेट करते कहते हैं। बिफोर हैचिंग प्लेज ए रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ऐसा हमने पढ़ा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है उसमें नहीं जो हेरिडिटी का टॉपिक है उसमें सेक्स डिटरमिनेशन में लास्ट में कुछ पैरा ऐसा लिखा गया है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एनवायरनमेंट टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उसका सेक्स क्या होगा, ना कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स नहीं होता उनमें। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि सम रेप्टाइल्स में ऐसा होता है। दिस इज ट्रू। इन टर्टल, high incubation temperature above 33 degrees Celsius leads to the development of female offsprings, whereas in lizards high incubation temperature results in female offsprings। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड एज ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए हम बोल पाते हैं इस वाले को। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। Genes present in every cell of an organism control the traits of the organisms। करेक्ट है। जीन जो कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होते हैं वही हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि बात सही है। जीन इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब हम क्या करते हैं, हम पहले क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स को पढ़ने के बाद क्रोमोसोम्स से हम डीएनए में पढ़ते हैं। डीएनए क्या होता है कि क्रोमोसोम्स को मैग्नीफाई करके देख ले तो हम ऐसे देखेंगे डीएनए। इसी डीएनए को हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली पढ़े, एक एक यूनिट को पढ़े, तो इसको हम जीन्स कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि जीन जो है वो डीएनए का कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जहां पर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनकोडेड होते हैं एंड ये सारे क्रोमोसोम्स में मिलते हैं। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट द थिंग इज दैट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद भी क्या ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों ये सारे ट्रेड्स को हमारी बॉडी में कंट्रोल कर पाते जो जीन है? नहीं कर रहा, बिकॉज जो जीन हमारी बॉडी में सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर पाता है वो कंट्रोल कर पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन मतलब उस आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करते हैं
एंड उसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट जीन एक्सप्रेशन, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं इसको, टॉपिक ऑफ क्लास 12 ऑब्वियसली। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पाता कि एक्सप्रेस कैसे होता है ये जीन, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, ऑल द ह्यूमन फीमेल गैमेट्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम। फीमेल गैमेट में क्या होता है? ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है। करेक्ट है स्टेटमेंट, ये थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। फीमेल्स आर होमोगेमेटिक विथ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, यस ये भी करेक्ट है, होमोगेमेटिक होते हैं, इनमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इसीलिए 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए तो उनमें मतलब उनके जो गैमेट्स हैं उनमें एक ही क्रोमोसोम मिलता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ऑब्वियसली करेक्ट। टुवर्ड्स जाएगा तभी पॉजिटिव बोलेंगे, अवे जाएगा तो नेगेटिव बोलेंगे। When sunlight falls on the side of a plant, the oxygen diffuses towards the sunny side of shoot. कर दिया ब्लंडर इधर, सनी साइड नहीं बोलना चाहिए था। मैं पढ़ रहा था इसको पूरा तो लग रहा था कि करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है प्लांट में वो ऑक्सीजन ही करवाता है। फोटोट्रोपिक हो या फिर कुछ भी, तो वो ऑक्सीजन ही करवाता है। तो ऑक्सीजन कैसे करवाता है? जब प्लांट के ऊपर सनरेज पड़ता है, तो अगर इधर ऑक्सीजन है ना, तो ये सनी साइड से जाके शेडी साइड जो होता है, शेडी रीजन जो होता है, शेडी रीजन उनमें जाके एक्यूमुलेट हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज ऑक्सीजन डजंट लाइक सनलाइट, ठीक है। ऑक्सीजन सनलाइट को सहन नहीं कर पाता, तो वो उधर मूव करके चला जाता है। एंड एज इधर मूव करके चला जाता है तो इस साइड के सेल्स ज्यादा डिवाइड करते हैं, ज्यादा एलोंगेट होते हैं, तो इसीलिए ये वाला साइड ज्यादा लंबा हो जाता है कंपेयरिंग टू दिस साइड, एंड इसीलिए ये इस साइड को बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो गया है, तो ये सनी साइड नहीं होता, ये शेडेड साइड ऑफ द शूट में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द, डिफ्यूजेस फ्रॉम द भी बोल देता ना, डिफ्यूजेस फ्रॉम द सनी साइड तो भी करेक्ट होता, ठीक है। वेट, लेट मी सी द टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल सेल्फ क्रॉस्ड F1 प्रोजेनी टू ऑब्टेन F2 प्रोजेनी। मेंडल ने F2 जनरेशन, मेंडल ने क्या किया कि F1 जो प्रोजेनी उनको मिला उनको सेल्फ क्रॉस करवा दिया F2 जनरेशन लाने के लिए। F1 को क्या करवाया था? F1 को क्रॉस पोलिनेशन करवाया था, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, ठीक है ना। तो इधर उन्होंने ये सब नहीं किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया F1 जितने भी प्रोजेनीज आए थे। F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट्स with round seeds and dwarf plant with wrinkle seeds are all dwarf plants having wrinkle seeds. नहीं, अगर टॉल एंड राउंड सीड्स है, हमको पता है कि ये डोमिनेंट है, तो उनमें तो F1 प्रोजेनी क्या आना चाहिए था? F1 प्रोजेनी तो सारे टॉल एंड राउंड आने चाहिए थे, लेकिन इधर बोल दिया कि ऑल ड्वार्फ प्लांट्स आ गए, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा और कुछ नहीं। चलो, dominant allele is one that expresses its phenotype even when a different allele of the same gene is present. Obviously यही तो है dominant allele का definition। तो definition में हमको बोलता है कि जो किसी भी situation में किसी भी परिस्थिति में खुद को प्रकाशित कर पाता है, उन्हीं को हम dominant characters कहते हैं, dominant alleles कहते हैं। dominant allele is represented by small letter, नहीं जी capital letter से कहता है, ये false हो गया। So option number C। चलो, प्लांट्स लैक द नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होते हैं? नहीं होते हैं। प्लांट्स में न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होते, इसीलिए तो चैप्टर में दूसरा भी एक टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेट तो प्लांट्स करते, मतलब रेस्पॉन्स वगैरह तो करता है डिफरेंट स्टिमुलस से, लेकिन वो केमिकल सिग्नल से होता है, इलेक्ट्रिकल नर्वस सिग्नल से नहीं। Plants contain hormones that regulate growth and development. Correct? ये वाला भी करेक्ट है। एंड हालांकि इनमें हॉर्मोन्स मिलते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस केस।
नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, टॉपिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? कुछ दिन पहले मैंने टीबीएससी का एक वीडियो बनाया था फॉर त्रिपुरा बोर्ड, उस पर मैंने डिस्कस किया था कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक जो मेल गीमेट होता है वो फर्टिलाइज करता है एक एग को एंड बनाता है जाइगोट, पहला। दूसरा, जो दूसरा मेल गीमेट होता है वो फर्टिलाइज कर लेता है पोलर न्यूक्लियाई को, एंड पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करने के बाद एंडोस्पर्म बना देता है। सो एक ही प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि दो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ये जो है ना, ये यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स है, यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स है। क्यों? क्योंकि दूसरे प्लांट्स में फ्लावर्स ही नहीं होते, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें तो फ्लावर्स ही नहीं होते, तो फ्लावर्स नहीं होते तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हालांकि फर्टिलाइजेशन उनमें भी होता है, तो अगर इधर डबल हटा के दे देना तुमको, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बोल के दे दे, तो ये यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। फर्टिलाइजेशन बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, फर्न्स में भी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, ऐसे जितने भी प्लांट्स है उनमें फ्लावर्स आए ना आए, उनमें कुछ ना कुछ तरीके से फर्टिलाइजेशन हो पाता है, ठीक है। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं होते, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स में नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय पोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद पोलिनेशन होता है, बिल्कुल गलत। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, पोलिनेशन होता है उसके बाद पोलन ट्यूब होता है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, dominant traits are always more common in plants than recessive traits. डोमिनेंट ट्रेट जो है वो प्लांट्स में ज्यादा, सॉरी प्लांट्स नहीं, पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन होते हैं रिसेसिव ट्रेट से, बिल्कुल। रीजन क्या बोला गया है कि डोमिनेंट ट्रेट्स मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स, इसीलिए तो ज्यादा दिखाई जाता है। एंड ये बात बिल्कुल सही है। डोमिनेंट जो ट्रेट्स है ये रिसेसिव ट्रेट्स के एक्सप्रेशंस को मास्क कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, होने नहीं देता इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस। तो इसलिए जो होमोजाइगस कंडीशन है उसमें तो ये एक्सप्रेस करेगा, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें भी यही एक्सप्रेस करेगा। इसलिए पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन क्या है? डोमिनेंट है। तो ये वाला इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट, accumulation of variation during reproduction is not essential for the survival and adaptation of species। ये वाला टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से accumulation of variations होता है एंड उसकी वजह से सर्वाइवलिटी रेट बढ़ता है। तो इधर बोला कि नॉट एसेंशियल, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, aquariums are known as aquariums, excuse me, wait 60, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर गलत हो गया, ये 61 होगा। Aquariums are known as man-made ecosystem, correct। Aquariums are known as man-made ecosystem, हम पढ़ते हैं इसको। Aquariums are created and maintained by humans। Aquarium को बनाया एंड मेंटेन करा जाता है ह्यूमन के द्वारा, इसलिए इसको man-made ecosystem कहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको बहुत दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई किया जा सकता था, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये भी इसको मैन-मेड जो वर्ड है ना इसको जस्टिफाई कर रहा है, हालांकि इकोसिस्टम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ठीक है फिर भी सही है। इकोसिस्टम कैसे है? क्योंकि ये मतलब इसमें ऑर्गेनिजम्स खुद ब खुद रह सकते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब अगर एक ग्रास है एंड उस ग्रास को खाया डियर ने एंड डियर को खाया लायन ने एंड उस ग्रास में आया एनर्जी सन से, तो एनर्जी का ट्रांसफर बस ऐसे ही होगा, ऐसे कभी नहीं होगा, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत है स्टेटमेंट? नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? देखते हैं हम रीजन बोला गया कि नहीं बोला गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The energy which is captured by autotrophs doesn't revert back to the solar inputs and passes to the herbivores। सही बात। ये नहीं जा पाता, ठीक है ना, रिवर्स बैक नहीं हो पाता सन के पास वो जो एनर्जी है।
तो इसीलिए भी इसको यूनिडायरेक्शनल हम कह सकते हैं, जस्टिफाई तो करता है, जस्टिफाई करता है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ इन केस इसको दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई किया जा सकता था कि रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि मैंने इधर लिखा था ना कि ग्रास देन डियर, जो ग्रास है ना, ग्रास अपना 90% जो एनर्जी है वो अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है, बाकी 10% ओनली एनर्जी, जो हमको 10% लॉ से पता है कि 10% ओनली एनर्जी रिमेन्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सो उसी तरीके से हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है एंड वो एनवायरनमेंट में एमिट हो जाता है। तो हालांकि ये मतलब एज ये एनवायरनमेंट में एमिट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पकड़ के फिर से रिवर्स प्रोसेस में नहीं डाल सकते। सो दैट इज वाई इट इज यूनिडायरेक्शनल। एंड इसका जो है कि ये रिवर्स बैक नहीं हो पाता, इसलिए यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट, biological magnification is the process in which harmful chemicals enter a food chain and get accumulated progressively at each trophic level। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम इसी चीज को पढ़ते हैं कि कोई भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल में अगर घुस जाए, देन वो धीरे 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 जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उनमें इसका अमाउंट बढ़ते जाता है। क्यों? सपोज कर लो कि पानी में कैडमियम या फिर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट गया, ठीक है, एंड वो वाला एलिमेंट जो है वो पानी में जो स्मॉल फिशेस है उनके बॉडी में चला गया। हालांकि पकड़ लो कि 1111 मिलीग्राम ही गया है, वो बहुत एक स्मॉल अमाउंट है, लेकिन ऐसे 10 अगर छोटे मछलियों को एक बड़ी मछली खा ले तो उस बड़ी मछली के पेट में कितना जा रहा है, उसके बॉडी में कितना जा रहा है, 10 मिलीग्राम जा रहा है। ऐसे 2 मछली अगर हम तुम खा ले तो हमारी बॉडी में 20 मिलीग्राम आ गया। हालांकि जब इंक्लूड हुआ था फूड चेन में तो 1 मिलीग्राम आके इंक्लूड हुआ था, लेकिन जो ट्रॉफिक लेवल्स हम बढ़ते गए तो इधर क्या हुआ, इसका अमाउंट भी बढ़ता गया, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। accumulated progressively at each trophic level is correct statement। नेक्स्ट क्या कहा गया है, biological magnification affects organism belonging to different trophic levels, particularly the tertiary consumers। एब्सोल्युटली करेक्ट, टर्शियरी कंज्यूमर्स को तो ज्यादा इफेक्ट करता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हार्बिवोर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि फर्स्ट कार्निवोर्स, देन आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स यानी कि सेकंड थर्ड कार्निवोर, जो कि हायर ट्रॉफिक लेवल्स में रहते हैं, हायर प्रेडेटर्स जिनको हम बोलते हैं, तो इनके लिए ज्यादा खतरा होता है। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ हियर इज द ट्विस्ट, हम इसको ऑप्शन बी बोलेंगे करेक्ट है, इधर ऑप्शन ए नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर ये स्टेटमेंट्स उल्टा होता, मतलब ये वाला असर्शन में होता, ये वाला रीजन में होता, तब ए हो जाता। ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है ना, बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स रिपीट हुआ है जहां पर दोनों ही करेक्ट है एंड बहुत ज्यादा लिंक्ड है, लेकिन तुमको ये सोचना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि अगर ये वाला स्टेटमेंट इधर होता कि ऊपर वाले जो प्रेडेटर्स है, जो टर्शियरी कंज्यूमर्स है, उनको इफेक्ट करता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की वजह से, एंड रीजन ये है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ऐसा 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 चीजें होता है, ठीक है ना, तब तुम ए बोल पाते, लेकिन इधर बी होगा करेक्ट, ठीक है। Biodegradable substances result in the formation of compost and replenishment, natural replenishment, करेक्ट है। बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है उनको डिकम्पोज करने के बाद फर्टिलाइजर्स, मेन्यूर्स बनाया जा सकता है, डिकम्पोज बनाया जा सकता है, एंड उसी डिकम्पोज से क्या होता है कि नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से गया था प्लांट में, वो वापस मिट्टी में रिप्लेनिश हो पाता है। It is due to breakdown of complex inorganic substances into simple organic substances। हालांकि स्टेटमेंट पढ़ने से हमको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि पकड़ लो कि ग्लूकोज, ठीक है ना, ये वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको जब कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर में ब्रेक डाउन कर देंगे देन ये इनऑर्गेनिक बन जाएगा। तो सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं, एंड कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बात सही है, हमको एंटार्क्टिका में ओजोन होल मिला है, तो जो एंटार्क्टिका है वो हायर एटमॉस्फेयर में होल हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs affect the ozone layer which are used as refrigerators and in fire extinguishers। तो ओजोन लेयर जो है वो हायर एटमॉस्फेयर में डिप्लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को उधर इफेक्ट कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड एक दूसरे को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ओजोन लेयर अपर एटमॉस्फेयर में क्यों डिप्लेट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो रीजन में बोला गया है।
तो इसलिए रीजन इज जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. हम जो वेस्ट डेली जनरेट कर रहे हैं वो मे बी बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है. तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अगर हम जो वेस्ट रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम सही से डिस्पोज नहीं करते तो ये एनवायरमेंट में सीरियस कंसर्न, सीरियस थ्रेट्स ला सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस भी होते हैं. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसीलिए ये फैटल प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. हालांकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी अगर सिर्फ होता तब भी प्रॉपर डिस्पोजल अगर नहीं होता तो ये फैटल प्रॉब्लम्स करते. ठीक है. इन ह्यूमन बॉडी लिवर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन. हमारी बॉडी में लिवर का फैट डाइजेशन में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो बाइल जूस छोड़ता है एंड वो बाइल जूस लिपिड को इमल्सिफाई करता है. वी नो दैट. नेक्स्ट क्या बोला गया है कि लिवर प्रोड्यूसेस इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं बनाता. यही दूसरा क्वेश्चन है इधर. लिवर एंजाइम्स नहीं बनाते, लिवर बाइल जूस बनाता है जो कि सॉल्ट्स का कंपोजिशन होता है, बिलिरुबिन, बिलिवाइडिन का. हाँ, ये सी है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, next we are moving towards the end. Abiotic components of an ecosystem involve cycling of material and flow of energy. Abiotic component जो होता है इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं? मटेरियल्स के साइक्लिंग एंड एनर्जी के फ्लो में इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज एसेंशियल टू कीप बायोटिक फैक्टर्स अलाइव. जो नॉन बायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है, यानी कि पकड़ लो वाटर, एयर, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है. ये सारे फैक्टर्स जब साइकिल में चलते रहते हैं एनवायरनमेंट में तभी हमारा बायोटिक जो फैक्टर्स है वो जिंदा रहते हैं. ठीक है. सो एंड जिंदा रहने के लिए ये मूवमेंट होते हैं. सो इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. Is the correct explanation. Next, due to the missing of deers in the food chain, the population of tigers will decrease and the population of grass will increase. Correct है statement? Obviously correct है. Deer नहीं रहेंगे तो टाइगर खाएगा किसको? एंड टाइगर को अगर खाने को नहीं मिला तो उनका तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा. एंड जो ग्रासेस है उनको अगर खाया नहीं जाएगा तो उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. ये बात सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है. फूड चेन मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. ये बात भी सही है, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है फूड चेन. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. एंड लेकिन जो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इधर अगर स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता कि टाइगर इज ए कार्निवोर एंड डियर इज एन ओमनिवोर, सॉरी डियर इज ए हार्बीवोर, ऐसा बोल के कुछ एक स्टेटमेंट होता तो इस देन हमको पता चलता. लेकिन नहीं, ये वाला स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा. हालांकि स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों, तो बी नंबर ऑप्शन हम प्रेफर करेंगे इधर. नेक्स्ट, केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स accumulate more and more as you move up the food chain. ये वाला भी टॉपिक जो है ये बायोमैग्निफिकेशन से है. ये बायोमैग्निफिकेशन से है. बायोमैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा है कि जितने हम ऊपर जाएंगे ट्रॉपिक लेवल में उतना हमारा जो है टॉक्सिक एलिमेंट्स का एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा. Anything gets into biological tissue that is not normal there has the potential to accumulate and magnify. ये बात सही है. हैज टू मतलब जो एक बायोलॉजिकल टिश्यू में गया जिनको नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, सपोज जो मैंने पहले कहा था कि कैडमियम जैसा मेटल्स वगैरह, मर्क्यूरी जैसा मेटल्स वगैरह, अगर वो हमारे बायोलॉजिकल टिश्यू में गया तो फूड चेन में ये इसका पोटेंशियलिटी रहता है कि वो ज्यादा एक्युमुलेट हो जाए और मैग्नीफाइड हो जाए. ठीक है, तो इसी वजह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है एंड इसी वजह से हमको अपर फूड चेन में क्या मिलता है? ज्यादा चीजें मिलते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है. Next, question number 71. An ecosystem consists of biotic and abiotic components. एक जो ecosystem है उसमें biotic components भी होता है, abiotic components भी होते हैं. So this statement is correct. Next, biotic and abiotic components play important roles for sustenance of life
and work independently in all ecosystems. देखो इतना तक तो स्टेटमेंट सही था. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. इतना तक स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन इधर क्या ब्लंडर कर दिया कि इंडिपेंडेंटली बोल दिया कि ये सब वर्क करता है. नहीं करते इंडिपेंडेंटली वर्क. सपोज कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल अगर ह्यूमन प्लांट्स नहीं होता एंड जो क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या वो मेंटेन होता? नहीं हो पाता. तो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल कंटिन्यूअसली खुद ब खुद मेंटेन नहीं हो पाता. कार्बन साइकिल खुद ब खुद मेंटेन नहीं हो पाता. इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. एंड बायोटिक फैक्टर्स भी, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होता तो बायोटिक फैक्टर ही नहीं होता. तो इंडिपेंडेंटली तो कभी होता नहीं है. इंटरडिपेंडेंस ही हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम में बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. ओके, नेक्स्ट 72. The energy which passes to the herbivores doesn't come back to the autotrophs. ये बात सही है. यूनिडायरेक्शनल में हमने पढ़ा है बस थोड़ी देर पहले. द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, इसीलिए ही तो नहीं जाता. फ्लो ऑफ डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, इसीलिए तो वापस नहीं जाता. ठीक है ना. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. हालांकि इधर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन हो पाता. रेस्पिरेशन देके 10% लो देके 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, ये सब स्टेटमेंट देके भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता था. क्योंकि लाइक इधर अगर मैं ऐसा पूछूं कि यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, ये बताओ पहले, तो इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं. मैं बोल दे कि यूनिडायरेक्शनल है इसलिए हार्बीवोर से ऑटोट्रॉफ्स में नहीं जाते. ठीक है, चलो मान लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन 73. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली, जो कि मैंने पहले बोला था कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा. ठीक है ना. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वगैरह दे कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. करेक्ट, इट इज ट्रू. It is true. Flower is only reproductive part of the plants that can produce gamete. गैमेट जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस कर पाता है उनमें फ्लावर ही है जो एकलौता रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जिनमें फ्लावर नहीं होता ये भी गैमेट प्रोड्यूस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है ना. तो वी विल टिक ऑप्शन नंबर सी हियर. 74. Tallness of epi plant is controlled by an enzyme. टॉलनेस जो है प्लांट का वो एंजाइम्स कंट्रोल करता है. एंजाइम्स हार्मोन मिलकर कंट्रोल करता है. ये बात सही है. ठीक है, इधर हार्मोन दे दे तब भी ये सही होगा. देन द जीन फॉर दैट एंजाइम मेक्स प्रोटीन व्हिच हेल्प द प्लांट्स टू बी टॉल. जो कि मैंने पहले कहा था कि जीन जब एक्सप्रेस करते हैं तो जीन पहले आरएनए बनाता है, उसके बाद प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है ना. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एंड इसी वजह से जो है एंजाइम टॉलनेस को कंट्रोल कर पाता है. मतलब टॉलनेस के लिए जो जिबरेलिन जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, दिस आर हार्मोन्स. एंड उस हार्मोन्स को सिक्रेशन मतलब सिंथेसिस करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ता है. तो ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम्स उसी टॉलनेस का जो कैपिटल टी है वो वाला जीन बनाता है. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर सेशन. Vulture will always have the least amount of pesticides in a food chain. चलो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे ही नहीं. वल्चर कहां पर मिलता है हमको? वल्चर मिलता है हमको लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स में. ठीक है ना. स्कैवेंजर्स में वो मिलते हैं. तो अगर वल्चर को हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल में पकड़े तो पेस्टिसाइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. फूड चेन में हमको पता चलता है कि लास्ट ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ जाता है. इधर बोला कि लिस्ट मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसलिए मैंने बोला कि हम दूसरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन डी को करेक्ट बोल देंगे. ठीक है. ठीक है. सो हियर वी आर डन. नाउ all of you, best of luck for your exam. Don't make any mistake. Keep your mind calm in एग्जाम हॉल. ओके, एग्जाम हॉल में अपने दिमाग को शांत रख के अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर्स रेडी करके लिखना, अच्छी तरीके से लिखना. ठीक है. एंड असर्शन रीजनिंग अभी जो हमने किया
इतने सारे assertion रीजनिंग किया, बहुत सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिया, एंड उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो भी ये वीडियो देखेगा उनको मतलब तुम लोग कुछ भी एक assertion रीजनिंग में कोई भी गलती करोगे, ठीक है। सो फॉर टुडे अप टू दिस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन एनी अदर नेक्स्ट वीडियो, ओके।